तुम लोग को नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे आप क्या बोल रहे हैं भाई, अब आमिर को समझाइए, क्योंकि आमिर ये सब मेरे साथ जुल्म और जातियां कर रहे हैं। फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला आप अगर आप हमारे साथ चलिए, आपको टेस्ट किया जाएगा, और अगर यू वोंट कम विद मी, आमिर ने कहा, तो मैं तुमको इंजेक्शन देके अनकॉन्शियस करके लेके जाऊंगा। वो लोग बोल रहे थे आपकी मदर और सिस्टर ने आपके ऊपर केस डाला है कि आप डेंजरस फॉर सोसाइटी है, यू आर डेंजरस फॉर योर सेल्फ, यू कैन हार्म एनीवन इन द सोसाइटी, यू गॉट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। So hi Faisal, welcome to Hindi Rush and I guess हम लोग बहुत फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, आप लोग आपसे कभी बात ही नहीं हुई हम लोगों की। कैसा लग रहा है इंटरव्यूज वगैरह करके? इंटरव्यूज देके बस मजा आ रहा है, क्योंकि एक जो मैंने काम किया है, जो फैक्ट्री फिल्म बनाई है, उसका जो मैं पहुंचा पा रहा हूँ लोगों तक कि मैंने ये फिल्म बनाई है और आप आके देखिए। तो खैर थिएटर में तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना का जो माहौल चल रहा है, लेकिन फिर अब फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होंगी, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बुक माई शो और जो भी अलग अलग गूगल और यामा यूट्यूब, तो वो प्लेटफॉर्म्स पे भी रिलीज होगी। तो इंशाल्लाह लोग वहाँ देखेंगे, और मुझे लोगों का रिस्पांस बहुत बेताबी से इंतजार है कि लोग जो रिस्पांस देंगे, क्योंकि थिएटर में तो ज़्यादा लोग जा नहीं पाए, तो वो मुझे एक रिस्पांस के लिए बहुत। पर फैसल कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख भी है कि एक डेब्यू हो रहा है आपका, और वो एक थिएटर, आपको एक थिएटर नहीं मिल रहा है, एक OTT प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हालांकि बहुत अच्छा चल रहा है OTT इन दिनों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मलाल है मन में। नहीं, क्या है ना कि OTT प्लेटफॉर्म एक बून की तरह आया है, मतलब एक अच्छी चीज की तरह आया है, ताकि एटलीस्ट अगर थिएटर में जो लोग नहीं देख पाए, या जैसे छोटी फिल्म्स के लिए बहुत अच्छा है खास तौर पे, क्योंकि ताकि वो वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है उसकी, पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं। वरना छोटी फिल्म्स अगर मार खाती हैं, मतलब रिलीज के मामले में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि OTT आया है। इट्स अ गुड ऑप्शन कि थिएटर में नहीं तो आप यहाँ भी देख लीजिए। दूसरा एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं भी आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि where were you? I mean, यही सवाल आपको शायद बहुत सारे लोगों ने भी कहा होगा, where were you? Did you missed it? ये सब कुछ एक कैमरा फ्लैशी थिंग। Yeah, I used to miss it also because काम तो यही सीखा है, और बचपन से यही फैमिली में बॉर्न हुए हैं, एक फिल्म फैमिली में, तो फिल्म ही काम सीखा, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी, हर जो भी काम एज ए थिएटर आर्टिस्ट और जो भी एक्टिंग और यही सब काम। अब क्या हो गया शिखा कि मेरे फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। देखिए क्या हुआ, पहले मेरी बड़ी फिल्म आई मधोश और मेला, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, तो उसका भी मुझे सामना करना पड़ा। एक दो फ्लॉप, बड़ी पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो करियर कैसे आगे बढ़े, करियर आगे कैसे जाए, तो उसका सामना किया। तो फिर मैंने 6 महीना में रुका, बड़े डायरेक्टर्स को मिला, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को मिला कि कोई मेला का काम देखकर कोई पसंद करेगा तो काम दे दे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो देन आई टर्न टू स्मॉलर फिल्म्स। अच्छा चलिए, छोटी बड़ी कोई फिल्म नहीं होती है, फिल्म जो चल गई वही बड़ी होती है, क्योंकि बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं के। तो मैंने फिर अपना सीरियस काम करके मैं छोटी फिल्म्स की तरफ मैंने काफी किया, उसमें से एक दो हल्की फुल्की चल भी गई, बस्ती और काबू, हल्का फुल्का कमाए भी। इनफैक्ट बस्ती डिड 50 days इन मुंबई एट दैट टाइम, तो दैट वाज अ गुड, थोड़ा एक अच्छा लगा कि चलो कोई प्रोड्यूसर ने कमाया पैसा और थोड़ा नाम भी हुआ। लेकिन बाद में फिर कुछ छोटी पिक्चरें या तो सही रिलीज नहीं हुई, एक दो रुक गई, शायद कोई प्रोड्यूसर्स के फॉल्ट थे, तो उसका भी मुझे खामियाना भरना पड़ा। मतलब मेरे ऊपर ही तो इंडस्ट्री बोलने लगी अरे इसकी तो पिक्चरें रुक रही हैं और ये और फ्लॉप भी होती हैं। तो फिर मैंने टीवी की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने एक टेली फिल्म भी की और टीवी सीरियल आंधी भी किया। तो उसके बाद फिर मेरे एक फैमिली में मेरे साथ एक प्रॉब्लम होगी, तो कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे फैमिली के साथ, और मैं फैमिली को नहीं मिलना चाह रहा था, क्योंकि अगर मैं उनको मिलता तो कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ते, और ये मुझे ऐसा लगा। तो मैंने स्टेप बैक ले लिया फैमिली से। मैंने बोला चलिए थोड़े दिन के लिए थोड़ा दूरियां करते हैं, कभी कभी दूरियों से लड़ने झगड़ने से कुछ फायदा होता नहीं है शिका, तो थोड़ा दूर हट जाए तो शायद जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाए। तो मैंने एक पीछे स्टेप लिया, तो फैमिली थोड़ी चिढ़ गई, और पता नहीं उन्होंने गलत तरीके से ले लिया मेरा ये फैसला, और उन्होंने मुझे बोलने लगे कि आप पागल हैं, आप पागल हैं। तो ये पूरा एक मेंटल का जो चक्कर चला था। तो फिर आमिर साहब एक दिन आते हैं मेरे घर पे पुलिस के साथ और डॉक्टर के साथ, और बोलते नहीं फैसल तुम पागल हो गए हो और तुम फैमिली को नहीं मिल रहे हो। और तो मैं शॉक में हो गया कि ये क्या हो गया, सडनली कोई ऐसा माहौल हो जाए।
तो क्योंकि मैं दुनिया में सबसे मिल रहा था, गाड़ी चला रहा था, दुनिया का हर काम कर रहा था, तो फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलिए, आपको टेस्ट किया जाएगा, और अगर यू वोंट कम विद मी आमिर ने कहा, तो मैं तुमको इंजेक्शन देके अनकॉन्शियस करके लेके जाऊंगा। तो मैंने बोला ये सब करने की जरूरत नहीं है आमिर, मैं ऐसे ही चलता हूँ, कोई मतलब ये सब। तो मुझे लगा वो लोग लेके जाएंगे, अगर उनका मानना है कि मैं अनस्टेबल हूँ या मेंटल हूँ, अगर फैमिली का ये मानना है, तो वो लोग लेके जाएंगे, कुछ डॉक्टर टेस्ट करेंगे और छोड़ देंगे। तो मैं तो चलो चलते हैं, लेकिन ये सब हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा आमिर को कि 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में घूम रहे हैं और रस्सी और लकड़ी और मतलब अटैक करने का पता नहीं क्या सोचे थे वो लोग, और पुलिस फोर्स और ये सब। तो खैर मुझे एक नर्सिंग होम में ले गए, कोजी नर्सिंग होम में, अंधेरी में, और वहाँ मेरा फोन भी ले लिया गया, और मतलब ये सब किया गया, और सडनली वो लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे वहां से, मुझे वहां कैद कर दिया उन्होंने। तो फिर अब मैं शॉक में हो गया। फिर वहां मुझे वो लोग पानी में दवा देने लग गया। अच्छा, वो दवा का टेस्ट नहीं था। तो मैं सो रहा हूँ, 20-20 घंटे सो रहा हूँ। तो मैंने अंदाजा किया कि ये क्या हो रहा है, मैं इतना क्यों सो रहा हूँ। मैं खाता था खाना और पानी पीता था। मैंने बोला मैं दवा नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ मेंटल पर्सन। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ये तो मतलब मेरी जिंदगी के मतलब आई कैन लूज माई लाइफ, क्योंकि अगर ओवरडोज हो गया मेडिसिन का शिकार, तो फिर मतलब मेरी जान भी जा सकती है। तो मैंने बोला मुझे थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अब ये लोग थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं फैमिली वाले। तो मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि देखिए, अगर आप लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ, आप मुझे दवा दे दीजिए। पहले जो मैंने रिफ्यूज किया था कि मैं दवा नहीं लूंगा, मतलब आप दवा दे दीजिए ताकि एक मॉनिटर की जाए, कुछ डोज आपको भी पता चलेगा आप कितना दे रहे हैं। कुछ ओवरडोज हो गया तो मैं अपनी जान भी खो सकता था, अपनी जान गंवा सकता था। तो मैंने उनको ये बोला, तो फिर उन्होंने मुझे दवा देना शुरू की, और मैं फोर्सफुली उन्होंने दवा देना शुरू की, और मैं दवा लेते गया। और 19-20 दिन के बाद वो एचआर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अभी थोड़े बेटर हो गए हैं, और ये वो, अब इनको छोड़ा जाए। तो अब फिर मुझे कोजी नर्सिंग होम से मैं सोचता था मुझे ये घर में वापस लाएंगे जहाँ मैं रहता हूँ। उन लोग मुझे आमिर के घर में लेके चले गए, और वहाँ वही बॉडीगार्ड्स और कोई फोन अलाउड नहीं और ये सब। तो मैं सोच रहा था ये काम है, फंस गया भाई, ये क्या क्या चाहता है खुदा मुझसे, कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। ये बहुत बहुत एक आप समझ सकते हैं कितना टेंशन हो गया। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन खैर मुझे उस दौर से गुजरना था। तो फिर वहाँ मुझे कैद किया गया, और आमिर ने बोला नहीं, 1 साल तुमको हम सर्वे करेंगे और रखेंगे और दवा लो और ये करो। तो अब मैं तो मेरा कांटेक्ट ही छूट गया था आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड की दुनिया से। तो अब मुझे उनकी बात माननी पड़ रही थी, जो वो बोल रहे थे मैं सर झुका के मान रहा था। खैर वो दौर गया। फिर 6-8 महीने के बाद थोड़ा मुझे छोड़ा जाने लगा, और थोड़ा बाहर भी निकलने लगा घर के। जो मेरा वजन भी पुट ऑन कर रहा था, क्योंकि वो दवाओं से वो वजन पुट ऑन हो जाता है। तो मेरा वजन 103 किलो हो गया ये सब कर करके। तो मैं थोड़ा मतलब वॉक्स करूंगा थोड़ा कहीं, तो थोड़ा बॉडीगार्ड्स के साथ ही मुझे अलाउ किया था कि आप जाइए, चलिए, ये करिए, वो करिए। तो फिर ऐसा चला। तो फिर ईद के दिन मुझे एक मौका मिला शिका, और मैं एक जर्नलिस्ट को, मैंने उसका नाम और नंबर निकाल के, जमाल शेख, उनके पास डीएनए के ऑफिस में पहुंच गया। और उनको मैंने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी स्टोरी जो मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा था मुझ पर, तो मैंने पूरा उनको नरेट किया जमाल शेख को। और जमाल शेख को मैंने नरेट किया। ईद का दिन था, क्योंकि ईद के दिन मैं बहाने से, मतलब मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, दोस्तों को मिलने। तो फिर मुझे थोड़ा छोड़ा गया, और मैं वो बहाना लेके मैं चला गया जमाल शेख के डीएनए ऑफिस में। खैर तो मैंने उसको पूरा ये बताया, और उसने रिकॉर्डिंग भी ली और लिखा के भी लिया कि ये सब जो आप बोल रहे हैं ये आप ही बोल रहे हैं, और मतलब कोई कहानी नहीं बनाया जा रहा है, वरना हम कभी प्रिंट करते तो उनके ऊपर भी केस कोई डाल सकता है कि आपने क्यों प्रिंट किया। तो खैर, तो लेकिन फिर मैंने जमाल को बोला कि नहीं यार, ये फैमिली का मैटर है जमाल, इसको नहीं उछालते हैं। क्योंकि ये लोग, मैंने सोचा कि ये फैमिली मेरी गलत कर रही है, लेकिन मैं क्यों इसको उछालूं दुनिया में, और लोग क्या कहेंगे। और एक एक मतलब मैंने सोचा चलो, मुझे थोड़ी आजादी भी मिल रही है अभी, और शायद कुछ महीनों में ये सब खत्म हो जाएगा, और ये आई गई बात हो जाएगी कि ठीक है ऐसा हुआ था। तो मैंने बोला अभी प्रिंट मत करना जमाल, अभी इसको होल्ड पे रखो। तो जमाल बहुत ही अच्छे आदमी थे, काइंड जर्नलिस्ट थे। उन्हें ऐसे, इनको पास एक बहुत ही मतलब एक जूसी स्टोरी थी उनके पास,
लेकिन उन्होंने नहीं प्रिंट किया और ये उन्हें मेरी बात मानी। तो फिर मैं घर पे आ गया और फिर ये लोग मतलब वही बंद कर रहे हैं। तो 1 साल गुजर गया ऐसे। और फिर मैंने आमिर को बोला कि भाई 1 साल आपने मुझे बोला था कि आप लोग मुझे रखेंगे, और 1 साल हो गया, अब मैंने तो कुछ किया नहीं है, कुछ गड़बड़ की नहीं है जो मेंटल आदमी करते हैं, तो अब मुझे छोड़ा जाए। तो फिर उन्होंने मुझे वापस ये घर में भेजा जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। और मैं ये घर में वापस आ गया तो मेरा वजन बढ़ गया था और मैं सोचा था अब मुझे काम क्या मिलेगा एज एन एक्टर, क्योंकि उस वक्त तक मैं सिर्फ एक्टर ही था। तो मैंने सोचा अब क्या काम मिलेगा। लुक्स भी एकदम गोल चेहरा और 103 और मूवमेंट स्लो 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 हो गई। तो मैंने सोचा मैं राइटिंग करता हूँ। तो इस तरह मेरा राइटिंग का भी एक शुरू हुआ। यहाँ से एक ग्राफ, एक काम शुरू हुआ राइटिंग का, और मैंने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा था कि मैं एक गोट फार्म खोल लूंगा और फार्मिंग करूंगा और डॉग ब्रीडिंग करूंगा, इससे मैं अपना पैसा कमाऊंगा और कहानियां भी लिख के कभी कभी किसी को सुना दिया करूंगा। अगर कहानियां भी लिख गई तो इस तरीके से मैं क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा रहूंगा। तो क्योंकि यही सब सीखा है काम। तो खैर, तो ऐसा मैंने सोचा था। तो ये मैंने 2006 से मैंने गोट फार्मिंग और लिखना और ये सब शुरू किया। अब 2007 के करीब, सितंबर अक्टूबर के करीब, आमिर मुझे एक दिन बुलाते हैं और बोलते हैं कि फैसल, तुमको कल कोर्ट में जाना है, ये डॉक्टर हरीश शेट्टी है, और तुमको कल कोर्ट में जाना है और तुमको जज साहब के सामने ये बोलना है कि मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, मतलब मैं नहीं ले पा रहा हूँ मेरे फैसले, तो मुझे एक गार्डियन की जरूरत है। तो जो हस्ताक्षर राइट्स होते हैं, सिग्नेटरी राइट्स, वो तुम अपने जाके गिव अप कर दो, क्योंकि तुम पागल हो, तुम नहीं कर। और मैं तो कुछ कर नहीं रहा था, मैं नॉर्मल जी रहा था। तो मुझे शॉक लग गया कि ये सडनली अब ये क्या मोड़ हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे शायद फैमिली से ही महाभारत लड़नी पड़ेगी। अब क्या करें। अब ये माहौल ऐसा हो रहा है, अब 2005 से 2007 का 2.5 साल हो गए, कोई समझ ही नहीं रहा है फैमिली में। तो अब मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मुझे अपने फैमिली से महाभारत लड़नी पड़ी। और मैं फिर घर से, मैं उनको तो मैंने बोला हाँ मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा और कल कर दूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और ये मुझे नहीं सहना चाहिए अब, और मुझे इसको आई हैव टू पुट एन एंड टू दिस। फिर मैं घर से निकल गया, जो एक बैग था वो मैं लेके घर से निकल गया, एटीएम कार्ड लेके, और कुछ बस बैग लेके निकल गया मैं घर से ना। उनको किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। और मैं अपने सीधे एक इंस्पेक्टर फ्रेंड को जाके मिला, मिस्टर सनके, इंस्पेक्टर सनके, वो थे उस वक्त दादर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। उनसे मैंने पूरा बयान किया, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। तो वो थोड़ा शॉक हो गया। उसने बोला अच्छा ठीक है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, इन लोग ने तो प्राइवेट में आपको पकड़ के रखा था, तो इसकी कुछ अहमियत नहीं होती है। केस कोर्ट में अगर आप केस लड़ेंगे तो इसकी, ये जो प्राइवेट की कुछ अहमियत नहीं होती। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आपको क्लीन चिट मिलता है, और वो लोग बोलते हैं कि अगर आप पागल नहीं है, आपको मिल जाता है डॉक्टर का लेटर या सर्टिफिकेट, हाँ, तो फिर आप अपना फ्रीडम से रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने उनके हेल्प से मैं गया और परेल में गया और वहाँ टेस्ट दिया। बहुत मुश्किल से वो लोग माने, क्योंकि जो एक इंडिया में जो एक मेंटल का जो एक बीमारी होती है, वो लोग मानते ही नहीं आपकी बात। वो लोग बोलते नहीं, आप फैमिली को ही लेके आइए, तभी हम आपका टेस्ट भी लेंगे। और वो फैमिली की भी बात सुनते हैं और पेशेंट की भी बात सुनते हैं, और ये सब मुआयना करके तो फैमिली, then they will take your, they will not even take your test if you don't have a family member. तो अब मैं फंस गया। मैंने बोला फैमिली तो मैं किसको लाऊं, क्योंकि सब मेरे खिलाफ है। तो अब किसको लाऊं मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, और वो इंस्पेक्टर दोस्त ने भी कहा कि नहीं आप इनका ले लीजिए। तो कैसे करके वो लेडी डॉक्टर मान गई। बट फैसल, वाई, मतलब आपको क्यों लगता है, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये आपके पास भी हाँ, सवाल आता होगा। मैं आपको पूरा समझा दूं, फिर हम लोग इस पे जाएंगे कि क्यों हुआ, वो भी हम लोग इस पे जाएंगे। तो फिर ये टेस्ट बहुत मुश्किल से हुआ। फिर मैंने जमाल शेख को भी फोन किया और मैंने बोला भाई जमाल, वो जो इंटरव्यू था हमने दिया था ईद के दिन आपको, वो आप प्रिंट कर दीजिए। तो अब जमाल मुझे कहते हैं कि वो इंटरव्यू ही नहीं है मेरे पास। तो अब मैंने बोला अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो मिट गया होगा, वो इतने उसने सोचा होगा अब ये होगा भी नहीं है, उसने जो भी तो उसने मिटा दिया होगा या मिट गया होगा। तो अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने जमाल को बोला कि मुझे तो ये लाना है बाहर दुनिया में ये सब, क्योंकि मैं किसको किसको कैसे लड़ूं मैं फिर।
तो फिर वो उसने बोला मैं तो दिल्ली में हूँ। तो मैंने बोला ओ गॉड, अब कौन से जर्नलिस्ट को पकड़ूं मैं? तो उसने बोला लेकिन मैं आज ही आ रहा हूँ दिल्ली से। तो मैंने बोला फिर मैं आपको आज ही मिलूंगा और आज ही आपको इंटरव्यू दूंगा और आप ये एयर कर दीजिए। तो वो उस वक्त हेडलाइंस टुडे और आज तक का शायद ऑफिस है, वहाँ वहाँ हम लोग गए और जमाल ने खुद ये शो एंकर किया मेरे लिए, और वो शो आया। और जब ये शो आया तो पूरी फिर बात फैल गई कि फैसल के साथ ऐसा पूरा हादसा हो रहा था। और फिर आमिर साहब के जो राइट हैंड मैन है बिमल पारिक, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला फैसल ये क्या है, फैमिली लड़ रही है और ये सब क्या हंगामे हो रहे हैं और तुम लोग को नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे आप क्या बोल रहे हैं भाई, अब आमिर को समझाइए, क्योंकि आमिर ये सब मेरे साथ जुल्म और जातियां कर रहे हैं तो मैं कब तक सहूंगा। तो उन्हें बोला नहीं आके मिलिए, मुझे मिलिए एंड ऑल दैट। तो मैं उनके तारदियों के ऑफिस में गया, पहले माले पे उनका ऑफिस था बिमल पारिक का। तो वहाँ उनको मिला तो मैं तो बहुत गुस्से में था उस वक्त, क्योंकि ये पूरा 2.5 साल जो टॉर्चर मैं सहा पूरा हुआ, तो मैं बहुत गुस्से में था। और मैंने बोला अब मैं पूरी फैमिली को सबक सिखाऊंगा और आमिर को जेल में डालूंगा। तो वो जब मैंने बिमल पारिक को ऐसा पूरा बोला और मैंने बोला कि मैं अभी टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे के आया हूँ, अब इसका जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब इनको मैं सबक सिखाऊंगा। तो फिर मैं गया और मैंने उनको बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा करके आया हूँ। और ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि उनको अगर नहीं बताता तो फिर खैर, तो मैंने तो जोश में बता दिया और मैं निकल गया ऑफिस से। और बिमल पारिक ने आमिर इन लोगों को बता दिया कि ये तो ऐसा कर रहा है, ये बोल रहा है तुमको जेल में डालेगा। तो फिर उन लोग ने फिर, और मेरे इंस्पेक्टर जो फ्रेंड था सन की, उसने बोला देखो फैमिली का बहुत पावर होता है, जब ये मेंटल का जो भी ऐसा केस आता है तो उसमें फैमिली का बहुत ज्यादा, और फैमिली अगर चाहे अगर तुमको पकड़े गए फिर से, तो फिर से वो तुमको कैद कर लेंगे और दवा ववा शुरू कर देंगे। तो मैं डर गया। तुम 3 दिन के लिए, जब तक ये रिजल्ट आता नहीं, तुम चले जाओ 3 दिन के लिए हाइडिंग में चले जाओ। तो मैं लोनावला टैक्सी पकड़ के मैं लोनावला चला गया। और फिर एक क्या हुआ कि एक वकील था जो मुझे भी जानता था और फैमिली को भी जानता था, उसने मेरा गिव अप कर दिया कि उसने मुझे बैक स्टैप कर दिया, तो बोलते ना पीठ में छुरा भोग दिया मेरा। तो उसने बता दिया फैमिली को कि ये तो वहाँ लोनावला में बैठा है। तो पुलिस उसी रात को आई, 6-7 पुलिस आए और मुझे बोलने लग गए कि आपको रात को होटल में आ गए और बोले कि आपको जाना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई पुलिस को, मैंने बोला मैंने गलत क्या किया है, क्योंकि पुलिस तभी पकड़ती है जब आपने कुछ गलत काम किया है। done anything crime. आपको ऐसे आके कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती। पुलिस बोलती है कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। और तो मैंने बोला लेकिन आपके पास वारंट है क्या है, मैंने क्या गलत किया है? और मैंने बोला आपका ये जुडिस्डिक्शन भी नहीं बनता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग खार पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। तो हमने आप लोग तो लोनावला में आके कैसे, आपका जुडिस्डिक्शन क्या है, आप कैसे मुझे पकड़ सकते हैं? उनसे सवाल पूछा मैंने। तो उन लोग तो जोश में थे, उनको ऑर्डर्स मिला था कि फैसल को कैसे भी पकड़ के लाओ। तो वो लोग थोड़ा रफ भी हो रहे थे मुझे और जो भी कर रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा, फिर मुझे मानना पड़ा उनकी बात। वो होटल वाले ने भी बोला नहीं है कि आप जाइए भाई, ये तो पुलिस आ गई यहाँ तक। तो उन्होंने मुझे, पुलिस वाले लेके चले मुझे बॉम्बे से, अपना लोनावला खंडाला से लेके आए रात को यहाँ खार पुलिस स्टेशन। और मैंने बोला उनको कि मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत काम किया है तो आप मुझे जेल में डालिए, क्योंकि मुझे दवा नहीं खानी थी और ये सब टॉर्चर हो नहीं सहना था फैमिली का। तो मैंने बोला अगर आपको मैंने गलत क्या किया, मुझे जेल में डालिए, मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। तो वो लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि कोई कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे आपकी मदर और सिस्टर ने आपके ऊपर केस डाला है कि आप डेंजरस फॉर सोसाइटी है, यू आर डेंजरस फॉर योर सेल्फ, यू कैन हार्म एनीवन इन द सोसाइटी, यू गॉट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। तो मैं शॉक में हो गया, ये लोग ने यहाँ तक कर दिया। और अब फिर पुलिस आके मुझे खाड़ में बंद कर दिया उसने, अंदर के रूम में टेबल पे मैं सो गया, बहुत थका हुआ था, मैं वहीं टेबल पे सो गया। और मेरा फोन वोन पुलिस ने ले लिया। और फिर अगले दिन मैं सुबह उठाया गया मुझे 7 बजे के करीब, 6:30-7 बजे, और 2-3 घंटे के बाद मैं आया था लोनावला से। तो उन्होंने मुझे बोला आपका फोन ले लीजिए। तो मैंने बोला ये कैसे हो गया? तो जो मेरा इंस्पेक्टर दोस्त है, वो वायरलेस होती है तो शायद पुलिस को पता चल जाता है किसको पकड़ा है क्या नहीं पकड़ा है, आज क्या क्या किसको क्या है। तो वो जो इंस्पेक्टर था दोस्त मेरा सन के, वो तो इंचार्ज था, उसको पता चल गया। तो उसने खार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से बात की, मिस्टर सावंत थे शायद इंस्पेक्टर उस वक्त खार पुलिस स्टेशन के। तो उनको बोला गया कि इनको फोन वापस दे दो, वो उनके बैचमेट थे दोनों, सन की और सावंत।
फिर उन्होंने मुझे बोला आपका फ़ोन ले लीजिए आप। तो फिर मैंने आपको केस में आपको कोर्ट में जाना है आज। तो अब मैंने बोला मैं तो कोर्ट का तो शक्ल देखा नहीं मैंने, मैं क्या करूँ कोर्ट में जाके, मतलब क्या होता है वो भी नहीं मुझे पता। तो अब मुझे केस लड़ना है। तो केस शुरू होगा आपके ऊपर। तो मैंने बोला मुझे गलत तो किया नहीं है, केस क्या-क्या हो रहा है। तो मैंने फ़ोन लिया और ए अल्फ़ाबेट से ए से मैंने सोचा ए से मैं अल्फ़ाबेट से कोशिश करूँ कि कौन मुझे एक वकील ला सकता है। तो अब लकीली क्या हुआ कि मैं जो गोट फार्मिंग कर रहा था, जो इस बीच में मैं तैयारी कर, उसको अब्दुल रहमान करके थे, वो वहाँ के चेंबूर के थे, और वहाँ स्लॉटर हाउस है वहाँ जो बकरियाँ कटती हैं, उसके वो प्रेसिडेंट भी थे शायद उस वक़्त। तो उनका नाम और उनको मैं मिल चुका था, तो वो जानते, मैंने बोला उनसे बेस्ट है बात करना, क्योंकि वो मुझे अभी हाल ही में मिल चुके हैं। तो वो तो अगर मैं पागल होता तो वो तो पहले पहचान जाते। वो काफ़ी महीनों तक मैं उनसे मिल रहा था और पूरा गोट का स्टडी कर रहा था कि कैसे गोट गोट फार्मिंग की जाए। उनसे राय ले रहा था, मशवरा ले रहा था, तो वो सब चल रहा था। तो मैंने बोला बेस्ट आदमी तो यही है, यही मुझे हेल्प कर सकता है। तो उनका नंबर मैंने डायल किया, उनको बोला कि केस मुझे लड़ना है, तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, आप मुझे कोई वकील लाइए। तो वो मेरे लिए एक वकील लाया। फिर वो वकील लाए और फिर मैं उस दिन कोर्ट में गया और फिर कोर्ट के साहब, अब वो जज, वो वकील बोल रहा है कि आपके लिए कोई खड़ा होगा क्या जो आपको बोलेगा कि नहीं ये मेंटल नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली तो बोल रही है आप मेंटल है। अब फैमिली का बहुत होल्ड होता है ये सब केसेस में। तो उन्हें आपके पास कोई एक आदमी भी आके खड़ा होगा जो बोलेगा कि नहीं मैं इसको जानता हूँ और ये मेंटल आदमी नहीं है, उसको ये आके कोर्ट में बोलना है। अब मैंने फिर से फोन उठाया, ए से फिर से शुरू किया मैंने, ए अल्फाबेट से कि अब कौन आएगा कौन आएगा, तो कोई सब आ ही नहीं रहा है। आमिर खान का ये सब सुन के अच्छा न्यूज भी आ गई थी बात, वो जो जमाल ने डाला था वो पूरी न्यूज फैल गई, वो पूरा हंगामा हो गया। पुलिस भी इसीलिए डर गई क्योंकि प्रेस ने मुझे सपोर्ट किया। पुलिस भी, वरना सीधा अगर मैं प्रेस का नहीं करता और मैं लोनावला में पकड़ा जाता, वो सीधा मुझे आमिर के पास, फैमिली के पास ले जाता। तो पुलिस भी डर गई, सहम गई, क्योंकि केस बाहर आ गया अब ये पूरा। तो तो फिर एक आदमी एन वक्त पर 5 बजे जब कोर्ट बंद होता है तो 2 मिनट पहले एक आदमी आया, उसने, मैं कोशिश कर रहा था अपने 1-2 फ्रेंड्स के थ्रू के कोई आए। तो एक आदमी आया, उसने बोला नहीं मैं खड़ा था हूँ इसके लिए, ये मेंटल नहीं है। तो वो एक शख्स आया और फिर जज साहब ने बोला कि इसको फैमिली को मत दो, ना ये आदमी को दो, इसको जाने दो जेजे हॉस्पिटल। अब मेरे को जेजे हॉस्पिटल जनरल वार्ड, मेंटल वार्ड में, मुझे जनरल वार्ड में बंद कर दिया गया। अब वहाँ मेरी शुरू हुई, डॉक्टर लोग पूरा, ये जज का, वो जो जज ने बोला ये डॉक्टर है जेजे हॉस्पिटल का, अगर वो लोग आपको क्लीन चिट देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। अब वहाँ मेरी टेस्ट शुरू हो गई और वहाँ मुझे बंद किया गया और वो सब मेंटल लोग के साथ मैं वहाँ बैठा हूँ और वो सब देख रहा हूँ क्या हो रहा है। खैर वहाँ भी तो 20 दिन मुझे वहाँ फिर बंद किया गया। वहाँ पूरा डॉक्टर लोग ने मुझे मुआयना किया मेरा और जज किया। फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं, वहाँ से रिपोर्ट आई जज के पास कि नहीं इनके पास ये इनका कुछ साइंस नहीं दिख रहा है मेंटल का। और फिर आमिर इन लोगों ने क्या किया, केस डाल दिया कि कस्टडी चाहिए, आमिर फैसल की कस्टडी चाहिए। तो वो कस्टडी का केस चल रहा है। और फिर मेरे फादर को जो मेरी फादर की दूसरी शादी हो गई थी जब तक, तो वो अलग रहते थे, तो उनको पता चल गया कि ये क्या, सबको दुनिया को पता चल गया। तो वो आगे मेरे लिए खड़े होने। तो अब फादर जब आ जाता है तो फादर का हक सबसे ज्यादा होता है बच्चे पर, क्योंकि वो नेचुरल कस्टडियन होता है फादर। तो कस्टडी का केस में आमिर हार गया केस और मेरी कस्टडी दी गई, मेरे फादर को दी गई। और मैं तो कोर्ट जज साहब को तभी भी यही बोल रहा था कि मुझे ना आमिर के पास जाना है ना फादर के पास जाना है। भाई आई एम एडल्ट पर्सन, आई एम एडल्ट मैन, आई कैन लिव बाय माय ओन, आई कैन टेक माय ओन डिसीजंस। मैंने अभी तक कोई सोसाइटी में कुछ गड़बड़ नहीं किया है, कुछ आपके पास पुलिस रिकॉर्ड्स नहीं है, तो आप मुझे अलग अकेले ही रहने दीजिए और मैं अपनी जिंदगी अकेले जीना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त वो मेरे फादर को दे दी गई कस्टडी, क्योंकि जज साहब भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, किसको दूं क्या दूं। तो उस वक्त भी खैर मैं अकेले ही रहता था, कस्टडी मिल गई थी फादर को, लेकिन मैं अकेले ही, मैंने एक फ्लैट लिया तिलक नगर चेंबूर में, मैं वहां रहता था, लेकिन कस्टडी अंडर फादर। और फिर जज साहब ने कहा था कि आप रोज जाइए खार पुलिस स्टेशन और अटेंडेंस मार्क करिए, आपकी हाजिरी मार्क करिए। तो सब मैं कर रहा था जो जज साहब ने कहा था। फिर एक दिन आमिर इन लोग ने और फैमिली ने प्रेशर डाल दिया मेरे डैडी के ऊपर और उनका फाइनेंशियल सब रोक दिया, पैसा पानी रोक दिया।
अब फादर आके सडनली कोर्ट में कहते हैं कि नहीं, हमको फैसल की कस्टडी नहीं चाहिए। अब ये ड्रामा शुरू हो गया। तो अब फिर से आमिर के पास जाए या किसके पास अब जज भेजें? तो मैंने फिर से जज साहब को बोला, भाई आई एम एन एडल्ट पर्सन, यू प्लीज लेट मी लिव अलोन, आई डोंट नीड एनीवन्स कस्टडी। तो जज साहब देख रहे थे कि जब अक्टूबर से केस शुरू हुआ तो 2-3 महीना वो देख रहे थे कि सब क्या चल रहा है, तो उनको भी लगा होगा कि भाई इनको चलिए अकेले छोड़ देते हैं, रहने दो इनको अकेले सोसाइटी में। तो फिर जज साहब ने मुझे बोला ठीक है आप अकेले रह सकते। और फिर केस 2-3 महीने और चला और फरवरी वैलेंटाइन के आसपास ही मुझे कोर्ट ने फ्री कर दिया और मुझे बोला कि यू आर अ फ्री सिटीजन, यू डोंट नीड एनीवन्स कस्टडी, यू कैन लिव हाउ यू वांट, यू कैन गो, यू आर अ फ्री सिटीजन। तो तब मुझे अपना फ्रीडम मिला है। ये पूरा, अब आपका ये सवाल था, तो ये पूरा हंगामा हुआ है लाइफ में। इसके ऊपर तो मैं सोच रहा हूँ एक वेब सीरीज बना दूं। और इसमें बहुत बहुत ट्विस्ट एंड, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। सो या आई वाज आस्किंग कि आपको ऐसे कभी नहीं लगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक मुझे रीजन? लगता था कि ये क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत लगता था बार बार कि देयर मस्ट बी रीजन, राइट? हाँ, अब ये रीजन कोई उनको पूछे ना जाके, क्योंकि उन्होंने किया है, मैं तो सह रहा हूँ। अब मुझ पे ऊपर तो जुल्म हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ जुल्म क्यों हो रहा है। अब वो लोग बोले कि हमने ये वजह से किया, तो फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा क्या मेरी वजह से, मेरी तरफ से क्या ये है, उनके पास क्या प्रूफ है? क्या आप ऐसे ही थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई आप प्रूफ लाइए ना कि ये प्रूफ है, प्रूफ होना चाहिए कुछ। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते, तो उनका नजरिया कुछ होगा, मेरा नजरिया कुछ और है। तो मेरे पर तो जुल्म हो रहा था, तो मैं तो सह रहा था, कितना सहूंगा, मैंने टेक ऑन किया सबको। बट फैजल, जब हम बात करते हैं कि जब कोई बड़ा आमिर एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, कभी भी आप इतने ब्लंटली आगे आए हैं और इतने अच्छे से आपने अपनी बात रखी है सामने, आपने पुलिस का भी सहारा लिया है, कानून का भी सहारा लिया है, बहुत ही एक सिस्टम की तरह आपने अपने आप को साबित किया है, लेकिन फिर भी जब एक आम इंसान जब कोई देखता है आपको या आपकी बात सुनता है, तो वो ये भी सोचता है कि क्या इसे डर नहीं लगता, क्योंकि आमिर एक बहुत बड़ा नाम है, वो शायद पता भी नहीं चलेगा या कुछ भी हो सकता है, मतलब ही और शी और जो भी आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आपको कभी उस चीज का डर नहीं लगा, इस चीज का कि क्या ऐसे हो सकता है? डर लगता था, फैमिली से भी डर लगने लग गया। और आमिर तो सुपरस्टार है, दुनिया उनकी परफेक्शनिस्ट मानती है, तो आमिर साहब ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। मुझे फेस करना पड़ा, जब मैं शुरू में जब केस भी चल रहा था और जब मैं जाता था तो आम लोग भी मुझे पागल पागल बोलते थे, तो मुझे बहुत फेस करना पड़ा सोसाइटी। तो खैर मैंने बोला कुछ नहीं यार, मैं कभी हिम्मत हारा नहीं, और मैं वो ऊपर वाले का सहारा था। मैं गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ शिखा जी, तो मुझे गॉड का बहुत फेथ है और सपोर्ट है। और मैंने बोला था कि एक दिन जब मैं मतलब निकलूंगा तो गॉड ही मुझे इस चीज से, अल्लाह ही मुझे इस चीज से निकाल सकता है। भगवान में, गॉड में मुझे बहुत फेथ है। ये केस भी जो मैं जीता हूँ, ये इतने उतार चढ़ाव हुए और ये मेरे कंट्रोल में नहीं थे। ये केस जीतना, ये ऊपर वाले नहीं जीता है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये ऊपर वाला ही चाहता था कि मैं जीतूं, कि मैं ये हूँ और मैं टेक ऑन करूं और ये मैं जीतूं। और फिर ये सब हुआ, पे मुझे डर तो लगता था, आमिर साहब हैं और ये सब लोग हैं, डर तो अभी भी है, कभी भी घंटी बज सकती है, आप सब बोलेंगे आप निकलिए यहाँ से। लेकिन मैं कब तक चुप रहूं, मैं कब तक चुप रहूं और क्यों चुप रहूं, कितना सहूं मैं। तो एक सहने का भी एक हद होती है, फिर बांध टूट जाता है। डू यू फील कि ये कुछ नहीं होता तो आप सच में आज एक अच्छी पोजीशन पे होते, जो आप अभी डेब्यू कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बहुत सारी फिल्में हम देख चुके होते, इसका भी कुछ है दिमाग में अभी? नहीं, हो सकता था कि हाँ, मेरे गोल्डन जो पीरियड थी एक, वो तो खत्म हो गई है। जो एक मेरी गोल्डन पीरियड थी मेला के बाद, और जो वो तो मुझे वो उसका तो मतलब फेस करना, इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि मतलब अगर आमिर लोग फिर से कुछ करेंगे तो मैं उनके ऊपर कॉम्पेंसेशन का केस डालूंगा। यू हैव टेकन सो मच ऑफ माय इयर्स अवे फ्रॉम माय लाइफ एंड माय वर्किंग इयर्स, तो यू हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट। आप ऐसे थोड़ी किसके ऊपर आप कुछ भी इल्जाम डाल के बंद कर दिया, ये कर दिया, तो आप कॉम्पेंसेट कब करेंगे? तो फिर मैं वो केस लड़ूंगा, अगर लड़ना पड़ा तो वो भी लड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम तो फाइटर हैं भाई, हम इंसान भी सिंपल भी है, सच्चे भी हैं, लेकिन हमारी शराफत को आप हमारी कमजोरी मत समझिए।
So after doing all this, जब ये खबर सामने आ गई, क्या आमिर नहीं अगर, लेकिन उनके आसपास के लोग, जैसे आप उनके आसपास के लोग, उनके अकाउंटेंट्स वगैरह से बातचीत हुई भी आपकी, तो कोई भी आपके पास आके आपसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोई किसी ने नहीं की। जो उस वक्त पे ना, उस दौर में, उस दौर की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब जब आपने ही बोलना शुरू कर दिया, जब ब्लंटली सबके सामने आप आ गए। अभी कुछ दिनों से जब सब ये सब चल रहा है, नहीं, किसी ने अभी कुछ बात नहीं की है मेरे साथ। किसी ने कुछ बात नहीं की, क्योंकि एक्चुअली फैमिली में भी एक दरार पड़ चुकी है। मतलब मैं आमिर और फैमिली के क्लोज नहीं हूँ। एक तो मैं उनसे डरा हुआ हूँ जो हादसे मेरे साथ हुए हैं। दूसरी बात ये है कि मैं अभी थोड़ा दूर हो गया हूँ फैमिली से, ये सच्चाई है। अब जैसे आमिर का डिवोर्स हुआ तो मुझे पता भी नहीं चला, मुझे मीडिया के थ्रू पता चला। तो अगर इफ यू थिंक आई एम क्लोज, आई शेयर ना माय लाइफ, माय फीलिंग्स एज अ फैमिली, तो वो है ही नहीं बात, ना कुछ सुख ना दुख। तो इसलिए मैं अपनी मेहनत में लग गया हूँ। अपना लाइन, जितनी भी जिंदगी बाकी है, अपनी रोजी रोटी में खुद कमाऊंगा, जो भी ऊपर वाला चाहे देगा। तो अब ऐसे सर पे कफन बांध के निकल गए। I just love your spirit, the way you are portraying yourself. I mean, जिस तरह से आप बता रहे हैं और इतना positively सोच रहे हैं after all this, I think बहुत अच्छी बात है आपकी. Thank you आप हमसे बात करने के लिए. I wish लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे. मतलब मैं तो यही कहूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, शायद कोई लोगों की जिंदगी मुझसे भी ज्यादा मुश्किल हो। अब मुझे लग रहा है कि मेरी इतनी मुश्किल, लेकिन शायद कुछ लोग, अब मैं तो इस चीज से निकल गया क्योंकि मैंने एक पिक्चर भी बना ली, प्रूव भी कर लिया कि अगर एक मेंटल आदमी, ये लोग बोल रहे थे, जो अपना फैसले ले नहीं पा रहा है आम जिंदगी के, सिग्नेटरी राइट्स ले रहे थे, तो आज उस आदमी ने एक पिक्चर बना दी, डायरेक्ट, एक्ट, सिंग, राइट, सब कुछ कर दिया। तो कितना मेंटल हो सकता है आदमी, आप सोचिए। अब आप दुनिया सोचे कि ये कितना मेंटल है कि इसने ये सब कर दिया। तो ये सोच, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी मुश्किल आए लोगों की लाइफ में, उनको सब्र रखना चाहिए, ऊपर वाले का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मतलब राइट का सही चीज ही करते रहो, चाहे जितनी भी सही में रहो, सही के हक में रहो, सही चीज करो। ट्रस्ट इन गॉड, ऊपर वाले में पूरा भरोसा रखो, और डू द राइट, मतलब गलत मत करो, चाहे जो भी मुश्किलात भी आए, फिर वो अपने आप रास्ते खुलते रहते हैं। मेरा ये मानना है। फैसल, लास्ट एक सवाल मैं आपसे करूंगी, इसको इसी तरह मैं अंत भी करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं भगवान की, आप बहुत बिलीव करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है क्षमा कर देना लोगों को, माफ कर देना लोगों को। क्या कभी एक ऐसे सिचुएशन में आप आएंगे, या अगर आते हैं हाइपोथेटिकली, कि आमिर या आपके घर वाले आपसे माफी मांगे, तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? नहीं, मैं तो उन्हें माफ कर दिया है। उनको अभी आके मांगने की भी जरूरत नहीं है माफी, क्योंकि मैंने तो उनको माफ कर दिया है। लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो माफ तो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी हो गया हूँ ना। अब मैं उसी को लेके बैठा रहूं, या उसी बात को उनको क्रॉस क्वेश्चन करूं, फिर वो कुछ बोले, फिर मैं कुछ बोलूं, तो ये तो जिंदगी भर चलते रहेगा। अब वो कुछ बोले, वो अपना नजरिया, मैं अपना नजरिया, तो वो अभी तो जिंदगी बाकी है वो सब भी। लेकिन मैंने सोचा मैं अपना काम में टाइम एनर्जी डालूं। अब शिका मैं 55 बरस का हो गया हूँ, जितना भी थोड़ा हीरो विलेन सब करके जो भी डायरेक्टर बनना है टाइम भी आगे ये क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम में टाइम देना है। तो व्हाट आफ्टर फैक्ट्री शिका, मैंने ये लॉकडाउन में मैंने 3 स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, जिनका बजट्स भी तैयार है और स्क्रीन प्ले भी तैयार है, रफ डायलॉग्स के साथ। तो मैं प्रोड्यूसर्स को भी अप्रोच करूंगा, और चाहे कोई नए प्रोड्यूसर्स हों, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हों, उनको कुछ लोगों को मैं सुनाऊंगा कहानियां आगे जाके। तो अगर उनको पसंद आई तो फिर वो भी बनाई जाएगी इंशाल्लाह। I hope ये जो पाइपलाइन फुल ऑफ है, ये फुल ऑफ ही रहे हमेशा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊं, और एक तो फैक्ट्री का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, ऑडियंस का भी OTT के बाद, और रिलीज जो भी फॉर्मेट पे होगी उसका एक इंतजार रहेगा। और दूसरी बात यह कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन करूँ, और क्योंकि मेरी लाइफ ही एक एंटरटेनर की तरह है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी काम करूँ मैं अपना बेस्ट दूं, हार्ड वर्क करूँ, और लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ अलग अलग तरीके से। राइट, आई होप ऐसा ही हो। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सच हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फैसल, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शिका, थैंक यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू, बाय।